हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ हैं जिसको जानना ना केवल इतिहास के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, बल्कि सबको इस टॉपिक को जानना चाहिए। जर्नल टॉपिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम इतिहास के जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो कैसे थे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के वो प्रमुख युद्ध जिनका अगर रिजल्ट कुछ बदल जाता, मतलब जो जीते हैं वो हार जाते, जो हारे हैं वो जीत जाते, तो कुछ अलग तरह का रिजल्ट होता। मतलब ये कह सकते हैं ये भारतीय इतिहास के वो युद्ध हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है बहुत हद तक। तो इन युद्धों के बारे में जानते हैं। मैं सलिंदर सिंह, और अक्सर आप एकेडमिक जोन और अन अकेडमी पर मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं एक नई सीरीज ये शुरू कर रहा हूं। इस तरह के काफी वीडियो अब कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए आते रहें। तो इस युद्धों की सीरीज में जो हमारा पहला युद्ध है वो है 10 राज्य युद्ध। ये जो युद्ध है ये सबसे पहले क्यों रखा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये विश्व इतिहास का पहला युद्ध था। क्या बात लिखी थी इसमें पहले मैंने, कि विश्व इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है। जो कब हुआ था? जो वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? वैदिक काल में। वैदिक काल आपको पता है 1500 से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है, 1500 से लेकर 600 बीसी तक वैदिक काल था, उसमें ये युद्ध हुआ है। अब इस दौरान ये युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके बीच में हुआ? ये युद्ध हुआ था सुधास। ये सुधास कौन था? ये भरत जन का प्रमुख था। भरत एक जन होता था, कबीला। जब तब क्या होते थे कि सीरीज होती, जैसे पहले आप नाम सुनेंगे कि जन है, जन से फिर बाद में जनपद बन गया, और फिर महाजनपद बना, और देन साम्राज्य बना। ठीक है, जन, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। तो ये जन था, एक भरत जन था, ये उसका शासक था ये सुधास। ठीक है, अब होता क्या है, सुधास का एक पुरोहित था। पुरोहित कौन था? उसका नाम था विश्वामित्र। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो वैदिक काल था उसमें राजा के बाद जो सबसे प्रमुख स्थान था वो किसका था? पुरोहित का था। तो सुधास का जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था, जिसने गायत्री मंत्र लिखा है। इसने ऋग्वेद का तीसरा मंडल लिखा है जिसमें गायत्री मंत्र है। अब इन दोनों ने मिलकर साम्राज्य को बड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मानव का एक ये नेचर है कि कुछ दिनों के बाद उनके रिश्तों में बदलाव आता है। चाहे तो प्यार हो, ज्यादा प्यार हो जाता है, और चाहे प्यार हो तो थोड़ा तकरार हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच में हुआ। तो सुधास ने क्या किया? सुधास ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटा दिया और उनकी जगह पुरोहित किसको बना दिया? ऋषि वशिष्ठ को। इसको बना दिया, ऋषि वशिष्ठ को नया पुरोहित बना दिया। ठीक है, अब यहां से समस्या शुरू हो गई। अब जो जिसको पद से हटाया गया है वो खाली थोड़ी बैठेगा। इतना बड़ा योद्धा और ज्ञानी व्यक्ति विश्वामित्र खाली बैठने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया? विश्वामित्र ने एक महागठबंधन किया, है ना, जैसे बिहार में हुआ है उसी की तरह। महागठबंधन में कौन थे? उसने 5 आर्य कबीले, इनको पंचजन कहते हैं। ठीक है, 5 आर्य कबीले
और 5 एनआरए कबीले। ये क्या हो गया, एक महागठबंधन बन गया। ठीक है, बिहार वाला। इस महागठबंधन ने क्या किया, अब ये युद्ध होगा, ये 10 राज्य युद्ध हुआ। 10 राज्य जो युद्ध हुआ है, इनके बीच में युद्ध होना था, तो सुदास की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया? सुदास की तरफ से युद्ध का नेतृत्व ऋषि वशिष्ठ ने किया। सुदास की ओर से क्वेश्चन आ जाता है कई ओर से। सुदास की ओर से ऋषि वशिष्ठ, और इन दोनों, इनकी तरफ से विश्वामित्र ने युद्ध का नेतृत्व किया। अब ये युद्ध कहां हुआ था? ये पुरुषनी नदी है, पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसको आज क्या बोलते हैं? पुरुषनी को आज बोलते हैं उसको रावी, है ना। ये पुरुषनी नदी को आज क्या बोलते हैं? रावी नदी बोलते हैं, वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं। तो इस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विनर रहे सुदास यानी ऋषि वशिष्ठ, तो विश्वामित्र की हार हुई और विनर रही ये पार्टी। और इस जो युद्ध का जो उल्लेख है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है? वो हमें मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। तो महागठबंधन नहीं चला और विजय हुई अमित शाह और मोदी की है। तो ये था पहला हमारा युद्ध, 10 राज्य युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और एक और है कि जो ये 10 कबीले थे, इनका जो प्रमुख बना था वो पुरु कबीला बना था, है ना। ठीक है, कौन सा कबीला बना था? वो पुरु कबीला बना था। इनका जो प्रमुख था, इनमें पुरु भी कबीला था ना, तो वो पुरु कबीले ने इन 10 का आगे बढ़ा था, लेकिन उनकी तरफ से जो आगे थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। तो ये 10 राज्य युद्ध था। इतिहास में महागठबंधन पहली बार यहीं पर हारा था। ठीक है, अब अगला युद्ध है अगला युद्ध है हमारा, वो है बैटल ऑफ हाइडेस्पीच। बैटल ऑफ हाइडेस्पीच का जो युद्ध है, जो कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ ये युद्ध। 326 बीसी में ये युद्ध हुआ। अब 326 बीसी में ये युद्ध हुआ था। 326 बीसी में आपको पता है कि भारत पर क्या हुआ था? विश्व विजय का सपना लिए कौन आया था? विश्व विजय का सपना लिए सिकंदर। ठीक है, कौन आया था? विश्व विजय का सपना लिए सिकंदर आया था। तो उसका ये युद्ध था। अब सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया जब 326 में, तो पहला शासक कौन आया? सबसे पहले आगे था तक्षशिला। अब तक्षशिला का शासक था अम्बी। तक्षशिला का जो शासक था अम्बी, उसने क्या किया? हाथ जोड़ दिए कि भाई अपना तो तुम्हारे साथ लड़ने का जुगाड़ नहीं है, आप आगे बढ़िए, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
तक्षशिला का जो शासक था अंबी, उसको कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन, इसको गद्दार ही कहेंगे या कायर कह देंगे, सबसे प्राचीन कायर है ये। तो तक्षशिला का अंबी ने कहा कि आप मेरे साथ क्यों लड़ने की सोच रहे हैं, आप पोरस पर अटैक कीजिए, तो वहां से कुछ मिलने वाला है आपको। तो इन्होंने सिकंदर का और पोरस का जो पहला युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ, हाइडेस्पीच। हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ है वो झेलम नदी के तट पर हुआ है। किस नदी के तट पर हुआ, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, अब झेलम नदी के तट पर हुआ इस युद्ध में पोरस की हार हुई है ना, पोरस हार गया। लेकिन वो लड़के हारा, वो अंबी की तरह नहीं हारा, वो लड़के हारा। और कहते हैं कि उस पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। और सिकंदर की सेना को समझ में आ गया, जब एक अक्षेत्रीय राजा ने ही हमें इतना परेशान कर लिया, इतना मुश्किल में डाल दिया, तो हम विश्व विजय कैसे कर पाएंगे, विश्व विजय कैसे कर पाएंगे। जब युद्ध समाप्त हुआ, हारे हुए पोरस को जीतते हुए सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने कहा कि भाई बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो पोरस ने कहा, बहादुरी से उत्तर दिया, जितनी बहादुरी से वो लड़ा उतनी ही बहादुरी से उसका उत्तर भी था कि मेरे साथ वही सलूक करो जो एक जीता हुआ शासक एक हारे हुए शासक के साथ करता है। जीता हुआ शासक हारे हुए शासक के साथ करता है। सिकंदर को उनकी बात सुनकर बड़ा मजा आया और सिकंदर ने उनका राज्य पोरस को वापिस कर दिया, इनको राज्य वापिस। ठीक है, ऐसा नहीं बहादुरी दिखाकर उन्होंने अपना राज्य मिल गया, सिकंदर ने पोरस का राज्य वापिस कर दिया कि लो मजे। अब ये युद्ध का परिणाम बदल गया ना। अगर ये यहीं पर पोरस उस अंबी की तरह हार मान लेता और सिकंदर को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तो सिकंदर आगे ऐसे ही बढ़ता रहता। तो झेलम के तट पर यह युद्ध हुआ था। झेलम से आगे अब नदी आई व्यास, उसको विपाशा भी बोलते हैं ना। अब ये जैसे नदी आई यहां पर, और यहां पर ये सिकंदर की सेना थी, सिकंदर की सेना ने आगे जाने से हाथ जोड़ दिए कि हम तो आगे नहीं जाएंगे। व्यास नदी के ऊपर से आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आगे किसका शासक था, आगे मगध पर नंद वंश का शासन था। किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। और उस समय घनानंद शासन कर रहा था। तो सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापिस। तो ये रहा एक युद्ध। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा युद्ध है वो तो और भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब नंदवंश के पतन के बाद, इसको कहानी में सुनिएगा पूरा, आपको पूरे जो युद्ध है बिल्कुल आधुनिक काल तक आपको एक एक करके समझ में आएंगे कि हाँ इनके बीच में एक सीरीज है। तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो सिकंदर का साम्राज्य था उसके ऊपर कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर। कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस भी निकेटर का भी वही सपना सेम टू सेम, वो भी पूर्व की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता है ना। और दूसरी तरफ इतनी देर में क्या होता है, परिस्थितियां यहां भी बदल जाती हैं। मगध पर नंदवंश के पतन के बाद, नंदवंश को हटाकर कौन आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करता है कौटिल्य के सहयोग से। ठीक है,
अब स्थिति बदल गई ना, मगध पर आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है, और एक तरफ है सेल्यूकस निकेटर, दोनों के बीच में युद्ध होता है और हार होती है सेल्यूकस निकेटर की। किसकी हार होती है? अब सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। अब हार के बाद इन दोनों के बीच में जो संधि हुई उसका वर्णन किसने किया है? स्ट्रैबो ने किया है। स्ट्रैबो ने दोनों के बीच हुई संधि का वर्णन किया है। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 305 बीसी में। तो ये संधि कब होती है? 304 कह लीजिए। 304 बीसी में संधि होती है। स्ट्रैबो ने इसका वर्णन उल्लेख किया है। इस संधि के अनुसार क्या हुआ? इस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य विजयी था तो उसको कुछ मिलना ही था, तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देता है जिसके नाम थे एरिया। इनको याद रखना है, इतिहास के तो जो स्टूडेंट है उनके तो जरूर याद रखना है। एरिया मींस हेरात, आर्केसिया कंधार, जेड्रेसिया मकरान और पेरुपेनिस्दियाई काबुल, ये क्षेत्र उसको मिलते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ में क्या होता है कि सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी, बेटी का नाम था हेलना, क्या नाम था? हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी आता है कि यार इतना कर दिया तो मैं भी कुछ करता हूं, तो वो सेल्यूकस को क्या देता है? सेल्यूकस को देता है 500 हाथी। जा भाई गिफ्ट ले जा ससुर जी, है ना। कितने देता है? 500 हाथी देता है। तो ये एक ऐसा युद्ध था, अगर यहां पर आप मानो सेल्यूकस जीत जाता तो भारत में जो इतना बड़ा साम्राज्य बना बाद में जाकर, जिसका शासक अशोक हुआ, मौर्य वंश का सूरज डूब जाता तो इतिहास ही अलग होता। तो एक युद्ध था ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसको नाम लोगों ने नहीं दिया तो हम भी क्या देंगे। तो ये बेनाम युद्ध है। तो ये युद्ध रहा जिसने इतिहास को प्रभावित किया। तो नेक्स्ट हमारा जो युद्ध है वो युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध से जो सबसे बड़ा प्रभाव है कलिंग के युद्ध का वो ये है, एक शासक की नेचर में बदलाव आ गया। एक जो अशोक, जिसको क्या कहते हैं, अशोक को चंड अशोक कहते हैं, मतलब इतना गुस्से वाला, और चंड अशोक मतलब उसने एक बार 500 महिलाओं को भी मतलब जिंदा जलवा दिया था किसी बात के ऊपर। तो इतना क्रूर शासक है वो। ये युद्ध 261 बीसी में होता है। कलिंग का जो आज क्षेत्र है उसको, वो उड़ीसा का क्षेत्र है। इस आक्रमण को करने का उद्देश्य क्या था? आक्रमण को करने का उद्देश्य क्या था? एक तो जो उड़ीसा से आपको समझ में आ गया होगा इसका जो व्यापारिक महत्व है, क्योंकि उड़ीसा में बंदरगाह है, तो व्यापारिक महत्व के कारण एक तो इसके ऊपर वो था, है ना। इसलिए यहां पर अगर व्यापार के ऊपर अधिकार करना है तो अकबर गुजरात पर क्यों आक्रमण करता है? व्यापार के लिए तो करता है। दूसरा था, मगध एक पहला स्टेट है जो हाथियों को सेना में प्रयोग करता है, तो हाथी चाहिए थे। तो हाथी उसको कहां से? उड़ीसा से हाथी भी बड़े मिलते थे। हाथियों की प्राप्ति के लिए यह आक्रमण किया गया था। और तीसरा था साम्राज्य विस्तार के लिए। युद्ध होता ही है, 3 उद्देश्य लेकर अशोक ये आक्रमण करता है। और ये कहा जाता है कि इसमें 1 लाख लोग
मारे गए, 1,50,000 घायल हुए। तो इससे इतने उस समय, आज नहीं, आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतने में, लेकिन उस समय तो फर्क पड़ता था। तो चारों तरफ हाहाकार मची थी। अब लोग मारे गए, लुगाई रह गई। तो इसलिए अब अशोक का मन द्रवित हो गया कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ। तो इसके बाद अशोक ने कहा कि भाई अब से ये लड़ना लड़ाना बंद, मतलब भेरी घोष को छोड़ दिया उसने। भेरी घोष के स्थान पर भेरी घोष मतलब युद्ध तो बंद, और उसने आगे कहा कि धर्म घोष करेंगे, मतलब धर्म के बल पर ही सबको जीतेंगे, है ना। इसको अपना लिया, ये चेंज हो गया, हिंसा से अहिंसा की ओर आ गया, ये कह सकते हैं, हिंसा से अहिंसा की ओर। हिंसा से अहिंसा, है ना, गांधी बन गया। उसने कहा कि ये कहा जाता है कि अशोक का ये पहला और अंतिम युद्ध था, है ना। इसके बाद अशोक ने कहा कि हम बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि अशोक पहले शैव था, अब वो शैव से क्या बन गया, बौद्ध बन गया, शैव से बौद्ध बन गया। ठीक है, शैव से क्या बन गया, बौद्ध बन गया। ये इस कलिंग का जो युद्ध है, अगर इसमें अशोक की हार ही हो जाती तो भारत को इतना बड़ा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाला, विस्तार करने वाला शासक नहीं मिलता। और ये शांति का संदेश इसने पूरी दुनिया को दिया, है ना। बाद में शांति का संदेश दिया उसने, पूरे भारत के अलावा विदेशों में यवन देशों के साथ संबंध स्थापित किए और वहां पर अपने धर्म प्रचारक भेजे, है ना। क्या किया, धर्म प्रचारक भेजे बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए। और हो सकता है कि उसी का परिणाम हो कि आज बौद्ध धर्म भारत से ज्यादा दूसरे देशों में फेमस है। तो ये हमारा कलिंग का युद्ध था, याद रखिएगा इसको। इससे क्या बड़ा चेंज आया, अशोक की नीतियों में जो बड़ा चेंज आया वो इसी का परिणाम था। अब नेक्स्ट हमारा जो युद्ध है वो है अरबों का सिंध, अरबों का सिंध आक्रमण। अरबों का सिंध आक्रमण था ये। अरबों ने सिंध पर आक्रमण क्यों किया, देखिए, ये पहला इस्लाम के साथ भारत का काउंटर नहीं था। इससे पहले 632 और उसके बाद वो लगातार भारत पर आक्रमण की ट्राई करते रहते थे, लेकिन सफलतापूर्वक पहला अरबों का सिंध पर आक्रमण, पहला सफल आक्रमण कह सकते हैं। क्या था ये, पहला सफल आक्रमण। ये भारत, ये अरबों का पहला सफल आक्रमण था। इससे पहले आक्रमण हुए थे, लेकिन ये पहला सफल आक्रमण था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम किसके खिलाफ हुआ था उस समय सिंध पर, उस समय सिंध पर किसका शासन था, सिंध पर दाहिर, हिंदू शाही वंश का दाहिर का शासन था। और एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम आया और उधर दाहिर का शासन था। तो दाहिर उस समय अपने लोगों के बीच में कुछ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था। तो मोहम्मद बिन कासिम का साथ किसने दिया, बौद्धों, मेड़ों और सिंध के जाटों ने, है ना, किसका साथ दिया, कासिम का साथ दिया इसके खिलाफ। ये तो भारत में परंपरा है, आरंभ से ही लेकर, है ना।
यह आक्रमण क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो श्रीलंका से कुछ गिफ्ट खलीफा के लिए आ रहे थे जहाजों में, समुद्री जहाज में, और दोबाल जो बंदरगाह है उस पे क्या हुआ कि जो सिंध के लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे, उन्होंने जहाज को लूट लिया। अब खलीफा ने कहा कि भाई इसके पास, दाहिर के पास चिट्ठी भेजा कि भाई जो ये लुटेरों ने जहाज लूटा है, ये सारा सामान वापस चाहिए और इनको दंडित करो और हर्जाना दो। तो जैसे पाकिस्तान आतंकियों को दंडित नहीं कर सकता क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, तो इसी तरह दाहिर ने भी कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई कार्रवाई की गारंटी नहीं लेता, आप कुछ भी करो। तो इसके बाद बैक टू बैक 3 अभियान भेजे गए। तीसरा अभियान था ये, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और इस सारी कहानी का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? वो चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है? चचनामा में। अब चचनामा अरबी में लिखा गया था। अब किसने लिखा था उसकी खोज अभी जारी है, अरबी भाषा में है ये। किसने लिखा उसका पता नहीं है। और इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने किसका प्रयोग किया था? एक तो मंजानिक, आपने अगर बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा वो पत्थर फेंक रहा, मंजानिक और नोफ्ता, ये 2 हथियार थे, है ना, इनका प्रयोग किया था। मंजानिक और नोफ्ता का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और युद्ध कासिम जीत गया और कासिम ने सिंध में पहली बार जजिया लगाया। सिंध में पहली बार जजिया लगाया। जजिया, अब जजिया का नाम सुना ही होगा आपने, ये गैर मुस्लिम से वसूला जाता था। और इस अभियान पर जो कासिम की अंतिम विजय थी वो मुल्तान थी। अंतिम विजय मुल्तान। और मुल्तान को अरबों ने क्या कहा था? मुल्तान को अरबों ने सुवर्ण नगर कहा था कि इतना सोना मिला यहां से, इसको सुवर्ण नगर नाम दे दिया। क्या नाम दिया? सुवर्ण नगर, सोने का नगर। क्या बात है। तो ये पहला वो था, है ना, दाहिर चल बसा युद्ध में और उसकी जो पत्नी थी उसने जौहर कर लिया। और जौहर का भी ये यहां पर पहला उदाहरण हमें मिलता है। जौहर जो बाद में जो काफी फेमस है राजपूतों के बीच में, और रानी पद्मिनी का जौहर जौहर है जो, वो तो और भी ज्यादा प्रसिद्ध किया गया है। तो ये था, ये सिंध आक्रमण अरबों का। इसने मोहम्मद गजनवी के लिए रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि अगर ये अटैक सफल नहीं होता तो शायद गजनवी के आक्रमण भी नहीं होते। तो अगला हमारा युद्ध है, काफी प्रसिद्ध युद्ध है, बैटल्स ऑफ तराइन। तराइन के 2 बैटल हैं, 2 युद्ध होते हैं तराइन के, 3 होते हैं, तीसरे की भी हम बात करेंगे। तीसरा तो इनके आपस के ही बीच था। तो पहला जो बैटल होता है वो होता है 1191 में। अब गोरी जो है वो गजनवी की सफलताओं से गदगद होकर, और उसको पता था कि इस साइड कुछ है नहीं, जब गजनवी 17 बार आक्रमण करता है और गुजरात तक सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाता है, कोई शासक उसका, कहते ना, सामना करने के लिए कैपेबल नहीं था। तो इस बात का इतिहास गवाह था। तो गोरी ने भी सोचा कि हम भी इस तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मध्य एशिया में आगे बढ़ना आसान नहीं था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गोरी पहला जो अटैक करता है वो 1175 में मुल्तान पर करता है। उसके बाद मुल्तान की सफलता से ज्यादा गदगद होकर वो गुजरात पर अटैक कर देता है 1178 में। अब 1178 में गुजरात पर जब उसने अटैक किया तो वहां उसके पहली पराजय, भारत में गोरी की पहली पराजय 1178 में होती है। और मूलराज द्वितीय है, उनकी जो माता है, वो उनको हरा देती है।
उसको पता लग गया कि गुजरात की तरफ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो पंजाब की तरफ से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जो उस समय जो पंजाब था वो किसके अधीन था? उस समय का पंजाब का जो एरिया था वो गजनवी जो राज्य है, गजनवियों के गजनवियों के अधीन था। ठीक है, क्योंकि गजनी ने एकमात्र एरिया जो भारत का अपने टेरिटरी में शामिल किया था वो पंजाब था। अब वो पंजाब की तरफ से अटैक करता है और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। अब लाहौर पर अधिकार करने के बाद वो भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। अब समस्या कहां से पैदा होती है? भटिंडा से। अब भटिंडा से समस्या पैदा होती है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है जो उस समय दिल्ली और अजमेर का शासक है। कहां का शासक है? दिल्ली और अजमेर का। वो राजपूत शासक है, बहुत बहादुर शासक माना जाता है। तो वो कहता कि भटिंडा तो वही हमारा है। और कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वो इससे समझौते का प्रयास करता है, लेकिन ये समझौता नहीं करता और दोनों के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। और इसमें गोरी की पराजय होती है। गोरी की यहां पर दूसरी पराजय हो गई। अब गोरी की पराजय हुई और इसके बाद गलती क्या हुई कि गोरी को जिंदा छोड़ दिया। गोरी को तो जिंदा छोड़ ही दिया, साथ ही साथ क्या किया, जो तुर्क थे, ये तुर्क कहेंगे इनको हम, या मुस्लिम को पंजाब से बाहर नहीं निकाला, है ना। बस यहां जीत के यहीं पर पैग लगाने लगे कि जीत गए जीत गए जीत गए, हो गया। अब यहां आग दोबारा थोड़ी आएगा ये। तो 1191 की जीत वो बहुत छोटी थी क्योंकि ना तो वो उसको मार पाए। कहते हैं कि एक खिलजी सैनिक ने गोरी की जान बचाई और वो वापिस चला गया। 1 वर्ष के बाद ही वो वापिस आया और इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहादुरी का लोहा अपने जो आसपास के लोग थे उनसे मनवाया। अब आसपास के लोगों से लोहा मनवाया मतलब उनसे भी अपनी रिश्ते खराब कर लिए। और उस समय का जो एक अलग प्रमुख शासक है जयचंद, तो जयचंद के साथ तो उसके रिश्ते वैसे ही खराब थे क्योंकि जयचंद की जो लड़की है संयोगिता, उसको वो कहते हैं कि स्वयंवर से उठा के ले आया था। उन दोनों के बीच में चक्कर था और उसको वो शादी कर लेता है, स्वयंवर से उठा लाता है। तो अब रिश्ते तो खराब होंगे ही। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, है ना। अब दूसरे युद्ध में परिणाम बदल गया। अब पहले में परिणाम बदल सकता था लेकिन दूसरे में बदल गया हुआ के, और इसमें पृथ्वीराज की हार हुई। क्या हुई? पृथ्वीराज की हार हुई और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया। दूसरी थ्योरी यह है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली और वो अजमेर पर कुछ समय तक शासन करता है, जिसके हमें सिक्के मिलते हैं। एक तो बाद में वो विद्रोह करता है तो उसके बाद उसको मार दिया जाता है। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें अलग थ्योरी है। वो ये कहती है कि भाई इसको बंदी बनाकर वो अपने साथ ले गया और वहां पर एक दिन ये दावा किया गया किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा, कि जो चौहान है, चौहान की आंखें फोड़ दी जाती हैं और पहले ही उसको कहते हैं कि अंधा कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि चौहान जो है वो शब्द बेदी बाण चला सकता था। गौरी ने कहा कि आप मजाक हो, मजाक क्यों करते हो? तो उसने कहा कि देख लो। और वो कहते हैं कि शब्द बेदी वो पढ़ता है कि 2 कदम 4 कुछ ऐसा कुछ दोहा है, वो मुझे याद नहीं कभी हुआ। तो उसके हिसाब से वो गौरी को क्या करता है, मार देता है। और कहते हैं कि दोनों भाग लेते हैं।
और वहां से निकल जाते हैं, बाद में इनको आत्महत्या करनी पड़ती है। बात इसमें कई तरह की चिंताएं हैं, क्योंकि क्या गौरी वहां पर अकेला ही बैठा था क्या? उसके जो सैनिक थे वो नहीं बैठे थे क्या? उसके आसपास कोई भी नहीं था क्या? तो कहने का मतलब कई तरह के इतिहास में इस तरह की घटनाओं का ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर इनका उल्लेख किया जाता है। तो त्रायन के दो युद्ध होते हैं, जिससे क्या होता है कि त्रायन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज की जब हार होती है तो इसके परिणाम स्वरूप ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत की, है ना, जिसने 1206 से लेकर 1526 तक शासन किया। 5 वंश आए, दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसकी भी हम कभी बात करेंगे, एक ही क्लास में बात करेंगे सभी की। अब जो अगला युद्ध है जिसने भारत के इतिहास में फिर कुछ बड़ा बदलाव किया, वो है पानीपत के युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हैं, तीनों के 3 युद्ध ऐसे युद्ध हैं जिन्होंने पूरा बदलाव किया है। तो पानीपत का पहला जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर जो है ये काबुल का शासक था, है ना। बाबर कहाँ का शासक था, उसके वो अस्थायी शासक था, कभी कहीं का शासक कभी कहीं का शासक बन रहा था। तो कहते हैं कि जो इनके चाचा थे इब्राहिम लोदी के, दौलत खां लोदी, वही उनको इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि, और दूसरी तरफ से राणा सांगा भी उनको इनवाइट करता है। ये घटना का जिक्र तुझके बाबरी में बाबर ही करता है कि भाई दोनों ने मुझे इनवाइट किया, जिसके परिणाम स्वरूप पहला पानीपत का युद्ध होता है। एक तरफ युवा नासमंज इब्राहिम लोदी था, जिससे उसके सारे अमीर, जो अफगान अमीर थे, वो नाराज थे। दूसरी तरफ वो इतना जोश में था कि बाबर आता है, यमुना नदी के किनारे किनारे आता है और पानीपत शहर की तरफ अपना शिविर लगा देता है। यहां शहर है और यहां अपना शिविर लगा लेता है, क्योंकि पीछे से सेना अटैक ना कर पाए। दूसरा क्या करता है कि यहां पर अपनी सेना की कवर करने के लिए खाई खोद देता है। यहां पर क्या करता है, तोप लगाता है। कहने का मतलब है अपनी पूरा स्ट्रेटेजिकली युद्ध लड़ता है वो। उसमें चाहे तुलगमा युद्ध नीति हो जो उसने उज्बेकों से सीखी थी, या रूमी पद्धति हो जिसमें तोप सजाता था, वो सारे प्रयोग उसने किए। इसको हम आगे कभी डिस्कस भी करेंगे। तो ऐसा युद्ध पूरी रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है, और दूसरी तरफ वो बाबर तोप खाने का प्रयोग करता, तोपों का प्रयोग करता है। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी है, वो आज तक देख लेंगे, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है ना। और आपको ये जानकर बड़ा वो होगा कि युद्ध के मैदान में मारा गया इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में मारा गया है ना। बाकी कोई नहीं मारा गया, बाकी तो सारे खाते पीते मरे हैं या अपनी कोई बीमारी से मरा कुछ कैसे। तो इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और पानीपत की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बाबर की विजय के फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। किसकी स्थापना हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, 1526 में। अब 1526 की जो के बाद क्या होता है कि इसी बीच दो दो और मुख्य युद्ध हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। वो है, एक है चौसा का युद्ध, एक है कन्नौज का युद्ध। तब हम पानीपत तक पहुंचेंगे, नहीं तो पानीपत समझ में नहीं आएगा। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और ये 1540 में हुआ। ये दोनों युद्ध शेरशाह, जो पहले शेर खां था,
शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुए और इन दोनों में हुमायूं की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हुमायूं को भारत की गद्दी छोड़नी पड़ी और मुगल साम्राज्य का एक बार साम्राज्य से सफाया हो गया और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, दिल्ली आगरा पर, लाहौर पर, मतलब भारत की गद्दी पर शेरशाह का शासन, मतलब दोबारा पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई, पुनः मतलब सेकंड अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। अब सेकंड अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी को यह कहा जाता है कि वो अकबर का, ये कह लीजिए कि अकबर का पुरोगामी, अकबर का पथ प्रदर्शक उसको बोला जाता है, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि अगर शेरशाह सूरी इस बीच भारत का शासक नहीं बनता तो शायद अकबर इतना बड़ा साम्राज्य, इतना मजबूत साम्राज्य नहीं दे पाता। उसकी पॉलिसीज को ही अकबर ने ज्यादातर आगे बढ़ाया। ठीक है, अब ये दो युद्धों में हारने के बाद हुमायूं अपना 15 साल का समय इधर उधर भटक भटक कर ईरान जाकर कैसे वो अपना समय गुजारता है। उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है ना। और हुमायूं एक ऐसा शासक है, मुगल का एकमात्र शासक, जिसने अपना जो साम्राज्य है, अपनी जो टेरिटरी है, अपने पिता की वसीयत के अनुसार किसके बीच में बांट दिया था, अपने भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने भाइयों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन उसके भाइयों ने जो उसकी बैंड बजाई ना, बाद में उसने ही सभी का कत्ल भी करना पड़ा बाद में। अब लेकिन मैं हुमायूं को कहते कि वो अफीमची था, अफीम बड़ी खाता था, है ना, अफीमची बोलते हैं उसको। लेकिन उसका ज्योतिष में बड़ा विश्वास था, वो वीक में 7 डे अलग अलग तरह के कपड़े डालता था। और लेकिन वो 1555 में दोबारा से भारत की गद्दी प्राप्त कर लेता है, 2 युद्धों के बाद। वो भी आप देख लीजिए, वो युद्ध थे मछीवाड़ा और सिंध। मछवाड़ा और सिंध का नहीं था, दूसरा युद्ध था सरहिंद, सॉरी सरहिंद, बस थोड़ा ही फर्क है। हाँ, ये 2 युद्ध कब के हैं, ये 1555 के, है ना। तो 1555 में ये 2 युद्ध हुए, जिसके बाद वो पुनः भारत की गद्दी प्राप्त कर लेता है, अफगानों को निकाल देता है यहां से। और क्योंकि वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि जो ये शेरशाह सूरी है, इसकी 1545 में मृत्यु हो चुकी है। कभी हम शेरशाह सूरी के बारे में ऐसी कहानियों में डिस्कस करेंगे। तो 1500 दिसंबर 1555 में हुमायूं गद्दी प्राप्त करता है। और फिर क्या होता है, 1555 ये भी विजय कुछ ही दिसंबर में गद्दी प्राप्त करता है। और जनवरी 1556 में एक दिन अफीम कहते हैं खा रखी होगी, और पुस्तकालय था जो उसकी सीढ़ियों, शेर मंडल पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है, और उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है तो चल बसता है 1556 में। और इस समय जो अकबर है, वो अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, अकबर 14 वर्ष का है। वो इस समय पंजाब अभियान पर है, अफगानों को वहां से निकालने और खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। तो उसको वहीं पर कहते हैं कि 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु की खबर को छिपाया गया। और एक मुल्ला बेक्सी व्यक्ति था, वो हुमायूं की तरह ही लगता था, है ना, तो उसको दिखाया गया लोगों को कि बादशाह जिंदा है। अब इस बादशाह 17 दिन के बाद हुमायूं की खबर, मृत्यु की खबर फैली, और अकबर का पंजाब में ही राज्याभिषेक किया गया। अब जब तक क्या होता है, इसी दौरान हेमू, मतलब ये हेमचंद्र है, ये हरियाणा के लिए तो बहुत वो है, ये रेवाड़ी का बनिया था। क्या था ये? रेवाड़ी का बनिया था। और अपने शुरुआती दिनों में क्या करता था, ये सड़कों सड़कों पर घूमकर नमक बेचता था गलियों में। फिर बाद में तरक्की करके कहां पहुंचता है, ये आदिल शाह सुर का ये सेनापति था। आदिल शाह सुर ने इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ये भारतीय इतिहास का 14वां विक्रमादित्य है, 14वां।
कौन सा विक्रमादित्य है? 14वां विक्रमादित्य है और अंतिम अंतिम विक्रमादित्य, इसके बाद नहीं आया कोई विक्रमादित्य। ये 14वां विक्रमादित्य है जिसने इस दौरान 1556 में क्या किया? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। तो अब मुश्किल बेचारे बालक अकबर के लिए पड़ गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार चलो काबुल निकल लेते हैं, चलते हैं काबुल पहुंच। लेकिन यहां पर बैरम खां अकबर का साथ देता है और कहता है कि लड़ेंगे भाई, लड़ने के बाद ही देखेंगे कुछ जो परिणाम होगा। और बैरम खां के सहयोग से अकबर जो है वो हेमू का मुकाबला करता है। तो क्या होता है? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। एक तरफ हेमू है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बैरम खां है अकबर की तरफ से, है ना। सेना इनके पास कम ही थी, लेकिन क्या होता है कि जो अहम, जो बिल्कुल कहते हैं ना, जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पर क्या होता है कि एक तीर सीधा आकर हेमू की आंख में लगता है और हेमू अपने हाथी से गिर जाता है। आपको पता है कि फिर क्या परिणाम होते थे? जो सेना होती थी वो सेनापति के साथ ही होती थी। बस जैसे सेनापति जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। जैसे सेनापति हाथी से गिरा तो सेना ने वापस भागना शुरू कर दिया, कहते हैं। और परिणाम क्या हुआ? भाग्य से अकबर की विजय हुई। और इस पॉइंट पे क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना। तो मुगल साम्राज्य का पुनर्संस्थापक है अकबर। पुनर्स्थापना बोलते हैं इसको बस। वो मैं ही बोल रहा हूं, कहते हैं कोई इतिहासकार थोड़ी बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूं। ये मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हुई 1556 में, है ना। हेमू की हार हुई, किस्मत से हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। अगर इसमें अकबर की हार हो जाती तो मुगल साम्राज्य का नामो निशान वहां से ही मिट जाता। अब पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध भी अब इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो युद्ध किसी के हैं, सारे हरियाणा में लड़े जा रहे हैं। वो क्यों लड़े जाते हैं, इसका जो कवि लोग हैं वो तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो कहता है ना, कुमार विश्वास कहता है कि हरियाणा वालों का टेंट का काम होगा, क्योंकि किसी का भी युद्ध हो, वो खाली क्षेत्र है, टेंट लगा देते, लड़ो भाई। लेकिन इसका प्रमुख कारण है पानीपत में ये युद्ध करने का, करनाल में युद्ध करने का प्रमुख कारण है दिल्ली। क्योंकि दिल्ली पर अधिकार किया जा सकता है ना इसके बाद। ये युद्ध इस क्षेत्र में, और दूसरी बात यह है कि एक प्लेन क्षेत्र है, उस समय ये वीरान क्षेत्र था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ है? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ 1761 में। अब ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जो एक समय था, आप ये कह सकते हैं कि एक समय आया मुगल साम्राज्य के पतन, मुगलों के पतन के बाद जो नेक्स्ट बैटन थी वो किसके हाथ में आई? वो बैटन आ गई थी मराठों के हाथ में। और मराठों ने अटक से कटक कर दिया पूरे, ये ले लीजिए कि तमिलनाडु से लेकर और अफगानिस्तान तक पहुंच गए लोग। इन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया और मुगल जो शासक थे इनके मतलब कठपुतली बन गए वो। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है, साथ साथ में क्या रहता है कि यहां के जो शासक हैं उस समय, जैसे अवध का है सुजाउदौला, कुछ और भी शासक हैं, वो क्या करते हैं, वो मुस्लिम थे। तो वो अहमद शाह अब्दाली लोगों को, इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। 1761 में मराठे पूरे जोश में हैं। मराठे क्या करते हैं कि पंजाब में अब्दाली का जो
अब्दाली जो है वो 1748 से लेकर 1761 तक 7 से 8 बार आक्रमण करता है ना। तो अब्दाली पंजाब पर इसका अब्दाली का अधिकार था, तो ये मराठे क्या करते हैं, पंजाब से अब्दाली के जो गवर्नर थे उनको भगा देते हैं, चल भाई यहां से हो गया तुम्हारा काम, सीधा अब्दाली के साथ पंगा ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है। अब ये पंगा उनको महंगा पड़ गया और 1761 के युद्ध में मराठे दूसरी गलती ये करते हैं कि मराठे जो उनकी विशेष पहचान थी गुरिल्ला युद्ध नीति, क्या थी गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध नीति से नहीं लड़ते। और इसमें क्या होता है, सूरजमल है जो, ये कह लीजिए कि जो शासक हैं, भारतीय हिंदू शासक हैं, उनको भी मराठे अपने साथ नहीं मिला पाते, क्योंकि मराठे अपने को सुप्रीम मानते हैं। जब तक आप सुप्रीम रहेंगे तो आप किसी को अपनी तरफ नहीं, अपने साथ नहीं जोड़ सकते, है ना। जब तक आप कांग्रेस का नाश हो गया पूरे देश में, लेकिन यह क्षेत्रीय दलों को अपने साथ नहीं जोड़ सकती, क्योंकि अभी भी इनका मानना है कि सुप्रीम तो हम ही हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि मराठे उस समय इतने शक्तिशाली थे कि दूसरों को वो कुछ मानते ही नहीं थे। जो अभी एक पानीपत मूवी आई थी, उसमें एक कंट्रोवर्सी भी आई थी कि जो राजा सूरजमल है उसके स्टैंड को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि सूरजमल का क्या स्टैंड था। सूरजमल और मराठों के बीच में जो ये था कि सूरजमल ने ये कहा था कि भाई एक तो इतना बड़ा लाव लश्कर लेके जो आप चलते हो, लाव लश्कर में क्या होता था कि मराठे अपने सेना के साथ ये कहते थे कि चलो सारी बुढ़िया, उनकी जो नौकर चाकर बच्चे सभी को, है ना, वो भी चलेंगे साथ में, पूरे लाव लश्कर के साथ चलते थे। सेना से वो 2-3 गुना हो जाते थे। जैसे अब ये सारे लेके आएंगे, तो सूरजमल ने ये कहा कि भाई ये सारा लाव लश्कर आप मेरे पास यहां पर छोड़ दो भरतपुर में, और फिर उसके बाद गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ युद्ध लड़ो। उसने कहा कि पागल है क्या। सदाशिवराव भाऊ को अभी ऐसा लगता था कि अपुन सी भगवान है। तो युद्ध होता है और इस युद्ध में अब्दाली की विजय होती है। अब्दाली की विजय नहीं होती, ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जिससे एक व्यक्ति ना मरा हो, क्योंकि मराठे भी सभी पूरे महाराष्ट्र को उठा के यहां पर लाए थे। और यह कहा जाता है कि इसके बाद उनके जो बीवी बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनको किसने, जो सूरजमल है, उन्होंने उनकी हेल्प किया, उनको कुछ को, वो घायल अवस्था में थे, उनको ट्रीटमेंट करवाया और साथ में उनको वापस भेजा। लेकिन बहुत से मराठे पानीपत के आसपास आज भी आपको मिलेंगे, वो यहीं पर रह गए। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम है वो ये है कि इस युद्ध ने ये तो डिसाइड नहीं किया कि जो भारत में मुगल का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये डिसाइड पक्का कर दिया कि भारत में मुगल के उत्तराधिकारी मराठे नहीं होंगे, मुगल के उत्तराधिकारी मराठे नहीं होंगे, ये डिसाइड कर दिया पानीपत के युद्ध ने। और इसके बाद लगातार जो मराठा साम्राज्य है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक सबसे बड़ा आघात था और ये हुआ। अब इसके बाद आता है, ये सिनेरियो एक सिनेरियो था, अब दूसरा सिनेरियो आ जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ जो भारत में यूरोपियन कंपनी है वो भी अब आ चुकी हैं, अब उनके भी पांव जम चुके हैं। वो अब बंगाल में अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वो पहले आपस में निपटते हैं, उसके बाद वो बंगाल में अपना काम शुरू करते हैं। तो 1757 में प्लासी होता है। किस किस के बीच में होता है? 1757 में जो प्लासी हुआ था वो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, उसकी मौसी थी, मीर जाफर था, मानिक चंद था, जितने लोग हैं उसके विरोधी,
सबको एक तरफ अपनी तरफ कर लिया। उनको मीर जाफर को कहा कि तुम्हें अगला वहां का बंगाल का शासक बनाएंगे, तो सभी को अपनी तरफ कर लिया। और प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं, एक धोखा था, एक सौदा था। केएम पनीकर ने कहा है कि प्लासी युद्ध नहीं, एक सौदा था। और मीर जाफर और बंगाल के कुछ अमीरों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और इसके परिणाम से क्या हुआ कि प्लासी में अगर अंग्रेज हार जाते तो आगे उनकी हिम्मत शायद होती, लेकिन प्लासी की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, और भारत में अंग्रेजी लूट का कार्यक्रम शुरू हो गया। अंग्रेजी लूट का कार्यक्रम शुरू हो गया और मीर जाफर क्या हुआ, बंगाल का शासक बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। अब अगला है बक्सर। अब बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में हुआ। अब 1764 में ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज 1757 से लेकर 1760 तक जो मीर जाफर जो है उसको बंगाल का नवाब रखते हैं, लेकिन इतनी वो कहते ना कि आप कितना शोषण करवाओगे, एक सीमा आएगी, उसके बाद तो आप कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचोगे। कहते हैं कि जो ये था मीर जाफर था, वो डचों के साथ मिलके इनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने लगा, और जिसका पता लग गया इनको, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। अब बंगाल का अगला शासक कौन बन गया? मीर कासिम। मीर कासिम कहते हैं ना कि धोखे में जमाई के कान पटने, है ना। धोखे में कुछ ऐसा व्यक्ति, वो योग्य व्यक्ति हाथ लग गया। 1760 में वो गद्दी पर बैठता है और उसको जल्दी ही समझ में आता है कि जो अंग्रेज है ये सही नहीं है। और दस्तक के जो दस्तक होता था ना, आपने दस्तक का, अभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कभी ऐसी बात करते रहेंगे। दस्तक का जो दुरुपयोग अंग्रेज करते थे, मिसयूज करते थे, उसमें क्या करते थे कि उसके माध्यम से वो भारतीयों का जो माल था उसको भी पास करवा देते थे टैक्स फ्री। उसने क्या किया, गुस्से में आकर भारतीयों का भी जो कर लगता था वो भी माफ कर दिया, मतलब दस्तक का अहमियत ही खत्म कर दिया। इससे अंग्रेज हुए नाराज, तो फिर से उन्होंने क्या कर दिया, 1763 में कासिम को भगा दिया और कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब फिर से बना दिया 1763 में। और ये जो मीर कासिम है वो कहां पर पहुंच जाता है? अवध। अवध में पहले ही एक व्यक्ति और बैठा था। अवध में जो मुगल बादशाह है, शाह आलम द्वितीय, कौन है? शाह आलम द्वितीय, वो पहले से ही वहां पर है। उसके बाद एक अवध का नवाब हो गया, अवध का नाम था शुजाउद्दौला। ये तीनों लोग मिल गए। अब इन्होंने कहा कि हम तीनों मिलकर देख सकते हैं उनको, अंग्रेजों को। तो बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेजों और इन तीन लोगों, ये तीन एक तरफ थे, लेकिन बक्सर में फिर इनकी पुनः पराजय होती है। और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है, ठीक है। और इसके कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो बक्सर ने प्लासी का अधूरा काम पूरा किया, बक्सर ने प्लासी का अधूरा काम पूरा किया। अगला जो युद्ध है वेदरा का युद्ध है, ये 1759 में होता है। इसमें क्या होता है, ये भारत में, अब अंग्रेज शक्तिशाली तो हो ही गए थे, भारत में डचों की अंतिम पराजय है।
इसके बाद डच निकल लिए यहां से, है। डचों की अंतिम पराजय थी, अंग्रेजों ने उनको हरा दिया, अंग्रेजों ने निकाल दिया। ठीक है, वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, डचों को अंग्रेजों ने निपटा दिया। अगला है वाड़ीवास, ये 1760 में होता है। ये भारत में फ्रांसीसियों की अंतिम पराजय थी। ठीक है, जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं उनके बीच में 3 युद्ध होते हैं, 3 युद्ध हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुए हैं, के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, है ना। पहला था 1746 से 1748 और दूसरा था 1749 से 1754 और तीसरा था 1756 से 1763। ये एक्सलासापल की संधि से समाप्त होता है। और ये पांडिचेरी और ये पेरिस की संधि से। ये जो युद्ध था इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं ना। ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? सेवन ईयर वार है ये अंग्रेज फ्रांस और किसके बीच में हुआ था? और इंग्लैंड के बीच में, है ना। सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं इनको। अब इन युद्धों का कारण भी अगर थोड़ा जाने तो कारण ये था कि जो 1746 से 1748 का युद्ध था ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर हुआ था। दूसरा जो युद्ध था ये 1749 से 1754 ये कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर हुआ था। तीसरा युद्ध था ये यूरोप में शक्ति का जो स्थापना थी उसको लेकर ये सप्तवर्षीय युद्ध हुए। वाड़ीवास 1760 में क्या हुआ? भारत में फ्रांसीसी अंतिम रूप से पराजित हो गए। उसके बाद उनका यहां पर कहते ना कि प्रभाव रहा नहीं, खत्म हो गया भारतीय राजनीति से उनका प्रभाव। नेक्स्ट जो हमारे युद्ध हैं वो हैं आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध कितने हुए हैं? 1767 से लेकर और 1799 तक 4 युद्ध हुए हैं। इसमें जो पहला युद्ध है वो 1767 से लेकर 1769 किसके? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेजों के साथ और कौन था? अंग्रेजों के साथ थे निजाम, हैदराबाद का था ये निजाम, और मराठी। लेकिन जो हैदर अली है वो अपनी रणनीति से क्या करता है, मराठे और जो निजाम थे उनको अपनी तरफ कर लेता है, जिससे क्या है युद्ध की स्थिति ही बदल जाती है और अंग्रेजों को हैदर अली की
शर्तों पर संधि करनी पड़ती है। और संधि कौन सी होती है? 1769 में संधि होती है मद्रास की। ये युद्ध समाप्त होता है मद्रास की संधि से, है ना। ये संधि होती है हैदर अली की शर्तों के अनुसार। अब अंग्रेज ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं थे। अब क्या हुआ कि दूसरा युद्ध 1780 से लेकर 1784, 1784 में क्या हुआ कि अब इसने इस युद्ध में क्या था, जो हैदर अली, एक तरफ हैदर अली है, वो अपने साथ किसको, मराठे और निजाम को कर लेता अपने साथ, और दूसरी तरफ अंग्रेज अब की बार बेचारे अकेले हैं। लेकिन 1781 में एक पोर्ट नोवा का युद्ध होता है, पोर्ट नोवा, जिसमें जो आयरकुट है, अंग्रेज जनरल है, वो क्या करता है, पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा देता है। और हैदर अली के ऊपर इस जो दिमाग, हैदर अली के दिमाग पे इसका इतना असर पड़ता है कि वो बस 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। बीच में ही। ठीक है। अब बैटन किसके हाथ में आती है? अब बैटन आती है, किसके हाथ में आएगी बैटन? अब 1780 से जो 84 का जो युद्ध है, इसकी 1782 में जो बैटन आती है वो किसके हाथ में आती है? वो टीपू सुल्तान के हाथ में आती है। और 2 वर्ष और युद्ध चलता रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें संधि होती है और मंगलोर की संधि से 1784 में युद्ध समाप्त हो जाता है। वो अब जीत आपस में जिसने भी आपस में जो एक दूसरे के टेरिटरी पे कब्जा किया था वो वापस कर देते हैं। मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। वारेन हस्टिंगस इस पे बहुत नाराज होता है। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है वो है 1790 से लेकर 1792। इसमें टीपू एक तरफ है, अंग्रेज, मराठे और निजाम एक तरफ है। ये तीनों एक तरफ हो गए। अब फिर कहां? और 1792 में टीपू को बहुत बुरी तरह से हराते हैं और 1792 में एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। ठीक है। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार क्या होता है कि टीपू को अपना आधा साम्राज्य इन तीनों जो लोग जीते थे, ग्रुप जीता था, उसको देना पड़ता है। और साथ में 3 करोड़ रुपए हर्जाना लगता है। 3 करोड़ जब तक नहीं देगा तो उसके 2 पुत्र अंग्रेजों की कैद में रहेंगे, ऐसा किया गया। तो इसमें बाद में इसमें कार्नवालिस ने एक टिप्पणी की है कि हमने अपने दोस्त, जो अपने दुश्मन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और अपने साथियों को भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने दिया। इसके बाद जो चौथा युद्ध होता है वो 1799 में होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है। इसमें टीपू चारों नेपोलियन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, तुर्की से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उनके जो विरोधी हैं उनको एकत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता और इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। क्या करता है? लड़ता हुआ मारा जाता है। तो इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होते हैं। अगले जो युद्ध बचते हैं वो हैं आंग्ल मराठा युद्ध। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। जो प्रथम है वो 1775 से लेकर 1782,
दूसरा है वो है 1803 से लेकर 1806, और तीसरा जो है वो है 1817 से 1818। अब पहला युद्ध क्या होता है? पहला युद्ध चलता है और इसमें अंग्रेज ये कह सकते हैं कि मराठों से कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन अहम समय पे क्या होता है कि जो सिंधिया है, सिंधिया फैमिली बीच में आती है ना। एक बात और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया वो किसने किया है शक्ति के रूप में? तो सबसे ज्यादा परेशान मराठों ने किया है। तो 1782 में सिंधिया की वजह से क्या होता है? सिंधिया की वजह से सालबाई की संधि हो जाती है। सालबाई की संधि ने अंग्रेजों को 20 साल तक संभलने का समय दे दिया। अगर ये सालबाई की संधि न होती तो युद्ध का भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। तो उनको 20 साल तक संभलने का समय दे दिया, अपनी शक्ति को एकत्रित करने का समय दे दिया, और बाकी जो दुश्मन थे उनके मैसूर से निपटने का समय दे दिया। और फिर इनको देखा 1802 में, 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। है ना, अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार करते हैं। 1802 में एक संधि होती है, बेसिन की संधि। ठीक है। अब इस संधि में क्या होता है? पेशवा ये संधि करता है, इसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो। उसके बाद अलग अलग संधियां होती हैं। 1806 में जो संधि होती है जिससे युद्ध समाप्त होता है वो होती है राजपुरा घाट की संधि। इस साल है ना, ध्यान रखना कि इस संधि से युद्ध समाप्त होता है, राजपुरा घाट की संधि से युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है ये पुन्ना की संधि से, इसमें कुछ खास अंग्रेज इनके पास, मराठों के पास बचा नहीं था, पुन्ना की संधि से समाप्त होता है। और इससे क्या होता है? पुन्ना की संधि के अनुसार पेशवा का पद समाप्त, पेशवा को पेशवा को भिट्ठूर भेज दे दिया जाता है, पेंशनर पेंशन, एक पेंशन देके, और चल भाई हो गया काम, और कानपुर के पास। और वहीं पर पेशवा की 1853 में मृत्यु होती है। और उसके बाद नाना साहब आते हैं, और नाना साहब को वो पेशवा कबूल नहीं करते, और 1857 के विद्रोह में नाना साहब की मुख्य भूमिका होती है। 1857 होता है। और इस आज हमारा सत्संग खत्म होता है। तो ये इतिहास के सारे वो युद्ध थे जिसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। तो एकेडमिक जोन और एग्जाम बैटल पे आप जुड़े रहिए। इस तरह के और विषयों के साथ, है ना, कभी हम अलग अलग तरह के विषय एक ही सीरीज में कवर करेंगे। तो आप जुड़े रह सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अपना पहले खुद देखें, इसको पूरा लिखें, और बाकी फिर लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू आज के लिए।